मैं खास तौर पे 1990 से लेके अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए और काफ़ी हद तक राष्ट्रपतियों के साथ भी थोड़ी नज़दीकी रिश्ते रहे, हमारे जाना आना रहा उनके साथ और मिलना जुलना रहा, छात्र की हैसियत से भी। और बाद में जब वकालत में आए तो सारे हमारे क्लाइंट बने और उन क्लाइंट की हैसियत से भी मिलना जुलना हुआ। मैं आपको बताऊं अल्टीमेटली क्या है, ये जो संसदीय परंपरा हमारी है वो उसकी जननी ये है कि जब जनता ये तय करे कि हमें अनुशासन में कैसे रहना है और अनुशासन में रखने के लिए वो एक तरह की व्यवस्था का निर्माण करे, जिस व्यवस्था से हमारे ऊपर जो सो कॉल्ड शासन है वो शासन तो हो लेकिन वो जनता की मर्जी से हो, ताकि हमारा जो गला न घुटे। और ये जो परंपरा भारत में जनतंत्र की थी वो बहुत पुराने टाइम से थी। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई कदम उठाते हैं उस कदम की महत्ता का ज्ञान आपको तब नहीं मिलता जब आप कदम उठा रहे होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा राजा है, उसका एक ही बेटा है, उसके पास दौलत है, सिद्धि है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है, मगर वो कहता है हमको ये सब राजपाट नहीं संभालेंगे, हम कहीं और जा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे अरे पागल है क्या? लेकिन ये उदाहरण गौतम बुद्ध का है कि उन्होंने एक अलग तरह के ज्ञान की तलाश की और शायद जीते जी उनको वो सम्मान नहीं मिला। आज देखिए बुद्धिस्ट कितने हैं, किस तरह का ज्ञान फैला, कैसा उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। और अंत में जो एक कॉमन मैन होता है उसकी शक्ति की पहचान करना लोकतंत्र की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आप देखिए हम सभी आम लोग हैं और आप ही आम में से कोई खास हो जाएगा, कल फिर खास से कोई आम हो जाएगा। अगर आपको वास्तविक तौर पे समाज की मर्यादा का और समाज के संचालन का ज्ञान है तो आप कभी भी उस परिस्थिति में नहीं आएंगे कि आपका मन तो बढ़ जाए मगर फिर नीचे नहीं आ सके। हम लोगों ने बहुत बार ऐसे दोहे श्लोकों को पढ़ा है। मैं आपको बताऊं कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक्सीडेंटल आपको प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल जाएंगे। कलाम साहब का उदाहरण आपको दे देता हूँ। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, वो डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होते थे, तो हम लोग कभी जाते थे तो उनके कमरे में बैठ जाया करते थे और जब कभी उनको मौका मिलता था वो हमारे पास आ जाया करते थे। एक बार वो आए, बोले कि भाई मुझे गेस्ट हाउस में से निकाल रहे हैं लोग, DRDO गेस्ट हाउस से, आप किसी को जानते हो क्या? मैंने कहा कौन रुकेगा इसको? बोले अधिकारी तो सब चाहते हैं मुझे कि मैं वही रहूं, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर थे उस जमाने में। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत तो उनको जानता हूं लेकिन उनका तो गेट खुला रहता है, कोई भी जा सकता है, बात कर सकता है। तो मैं उनके घर पे हम लोगों ने समय लिया, उनको जाके बोला कि सर मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, हमारे बड़े खास दोस्त हैं, कोई एक सिफारिश करनी है तो हम आ सकते हैं क्या? बोले कभी भी आ जाओ, तुम पहली बार आ रहे हो। तो मैंने कहा कि एक कलाम साहब को गेस्ट हाउस में आप 6 महीने और रहने दें। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, किसी कीमत पर रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? बोले इतने सालों से रिटायर हुए, इतने दिन हो गए और इतने सालों से रह रहे। लेकिन हम लोग के कहने के बाद उनको 6 महीने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन 6 महीनों के अंदर कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति भी कैसे बने? भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय PC अलेक्जेंडर को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जो उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर होते थे। और इसके लिए उनको पूरी संख्या नहीं थी, संख्या बल तब पूरा होता या तो अलेक्जेंडर साहब कांग्रेस पार्टी से लोगों को लेके आते या फिर कोई और पार्टी उनको सपोर्ट कर देती। तो ले दे के उनके पास एक चीफ मिनिस्टर बच गए थे जिनको लगता था कि मेरी बात को मान लेंगे। वो मेरे पास आके उन्होंने कहा कि आप उनसे बोलिए कि समर्थन करें। जसवंत सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है और वो हमारे पास आए उस समय और मुझे लगा कि कुछ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने उनसे कहा देखिए साहब, अलेक्जेंडर साहब के नाम पे तो लोग नहीं मानेंगे, आप किसी मुस्लिम का नाम बताइए, हम प्रपोज करिए तो हम शायद कोशिश कर सकते हैं। बोले कौन हो सकता है वो? मुस्लिम तो कोई उस लायक ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन कलाम का नाम कैसा है? भारत रत्न भी है वो तो। और यहाँ से वो नाम चला और 10 घंटे के अंदर वो नाम चल के और राष्ट्रपति बन गए। फिर बनने के बाद उन्होंने क्या किया आप सबको मालूम है कि उन्होंने अपना जीवन के जो सारी अचीवमेंट्स थी, जो उनके रिसर्च थे, सब कुछ सामने आया, लेकिन बहुत सी और बातें उनकी थी और उन्होंने कभी भी किसी को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाने दिया। जब सोनिया गांधी भी जाती थी उनको मिलने तो हमेशा वो कुर्सी पे, जो 2 कुर्सियां होती है राष्ट्रपति के पास, आप लोग देखते होंगे जब कोई मिलने जाता है तो बगल वाली कुर्सी पे बैठे देते थे उनको, कहते थे नहीं आपको इधर बैठना होगा, क्योंकि वो कुर्सी राष्ट्राध्यक्ष की है।
मैं तो जाके कई बार बैठा, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह को भी नहीं बैठने दिया, जिनकी वजह से वो वहां पहुंचे थे। मेरे से मुलायम सिंह बोले बड़ा बेकार आदमी है, ये मुझे बैठने नहीं देता है वहां पे, और 1 मिनट में कहता है यस मिस्टर मुलायम टेल मी, और मैं कोई बात ऐसी होती नहीं, मैं चला आता हूँ, मेरी बड़ी गलती हो गई मेरे से। फिर मुलायम सिंह ने बोला लेकिन ये काम अच्छा करता है, मेरे साथ चाहे जो करे, सोनिया गांधी के साथ भी यही करता है। तो राजनीति में कई बार आप जो नहीं करते या जो करते हैं उसका भी महत्व होता है। अब संसदीय परंपरा सीखने के लिए बहुत लोग भारत में आते हैं, कैसी चलती है, बड़ा लोकतंत्र है, बड़ा पुराना लोकतंत्र है। अब उनको जब झारखंड पहुंचे एक बार और सारा उन्होंने दौरा किया तो पता लगा कि यहाँ पर एक ही एमएलए है, इंडिपेंडेंट है और वो चीफ मिनिस्टर है। तो जो बहुमत दल के नेता चुनने की परंपरा और उसको कुर्सी मिलने की जो कवायद थी वो तो खत्म हो गई ना। तो बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं गुजरती हैं जिसमें कि संसदीय परंपरा के नए नए प्रयोग होते हैं और उस प्रयोग से हम लोग रोज नया नया कुछ सीखते हैं। अब आपको जब कभी भी ऐसा कभी मौका मिले तो हमेशा लकीर के फकीर मत बनिए, आप जरूर कोई ऐसी कोशिश करिए जिससे कि कोई नई लकीर खींचे और जिससे हम अपने रास्ते को आसान बनाएं। सत्ता हमेशा एक व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं, सत्ता के मद में नहीं आना चाहिए। सत्ता के मद में अगर आप हैं तो आप वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी और आप जितने भी लोग करें, अब जैसे आप देखें कि राजनीति के भी दुनिया भर के स्वरूप होते हैं, हम सबको याद रखना चाहिए। मान लीजिए कल को कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत पॉपुलर हो, तो कई बार वो त्याग पत्र देता है। नेहरू जी ने 58 में दिया था, 1958 में, और पूरे देश के लोग सड़क पे आ गए, राष्ट्रपति पहुंच गए, सब लोग रोना गाना शुरू कर दिए कि नहीं देश कैसे चलेगा आपके लिए। और वो बोले कि ठीक है 1 महीने बाद हम सोचेंगे इसके ऊपर। सोच के उन्होंने वापस त्याग पत्र अपना ले लिया और राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह सब जो नेता थे उन सबके कहने के बाद, सबके मनाने के बाद वो मान के वापस प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन आपके त्यागपत्र देना और पद पे बैठना और उस पद से उतरना, उसमें किस मर्यादा का आप पालन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तर्कसंगत है, वो भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए। आप सब युवा छात्र लोग हैं, अब इतनी बड़ी एक सारी आपके सामने जो गाइड्स हैं, अभिभावक हैं, इनकी एक मंडली है रमा जी की, तो मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। आज मैंने देखा ये जो बच्चे लोगों को मौका देती है हर बार, ये इतनी बड़ी बात है। हम लोग को तो मिला नहीं रमा जी जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन आप इन सब बच्चों को मौका दे रही हैं, इसके लिए आप साधुवाद की बधाई की बात है। मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोग भी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं, जो जीत जाता है वो सिकंदर हो सकता है या है मान लीजिए, लेकिन जो हारता है उससे बड़ा कोई सबक नहीं लेता। तो हारने वाले का जो सबक है वो महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और इतने मित्रों से मिलने के लिए। सबसे बड़ा लेसन तो मैं यही कहता हूँ कि लोगों से मिलना है। अगर आप इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, इससे बड़ा कोई लेसन नहीं है।